प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उषा। हम आपको बता दें कि देखिए ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना एनवायरनमेंट का, तो ये थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। थर्ड ईयर में आपकी एक बुक है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, और उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। ठीक है, और इसका हमने आपको एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। उसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो पहला वाला जो लेक्चर था उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है और उसको रिवाइज करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हमारा लेक्चर था और आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन था। उसी में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर होंगे। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का सेकेंड टॉपिक, और जो टॉपिक का नाम है पर्यावरण के घटक। ठीक है, और पर्यावरण के घटक जैसे कहें ना कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो यदि हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में कहेंगे तो हम कह सकते हैं वाटर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें लगभग सारे जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपको जैसा कि मालूम है कि जो पर्यावरण है हमारा, ठीक है, वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो जो मानव की जो हमारी जो सभ्यता है और जो हमारी संस्कृति है, उसका विकास जिस ग्रह में हुआ वह ग्रह कौन सा है, जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, सौर परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है और यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ मानव का जीवन और अन्य प्राणियों और पौधों का जीवन सुलभ हो पाया है। ठीक है, अभी हम और भी ग्रहों पे सोच रहे हैं, रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे मानव का जीवन अभी भी दुर्लभ है। ठीक है, इसी कारण यह ग्रह अन्य सौर परिवारों को सदस्यों, ग्रहों और उपग्रहों से भिन्न है। निश्चित रूप से पृथ्वी की यह अनुपम विशेषता इस पर व्याप्त होने वाले पर्यावरण जैसी ही क्रियाएं हैं जो जीवन की उत्पत्ति और विकास को आगे बढ़ाती हैं। अब देखेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी सहित 3 अन्य घटकों को मिलाकर भूमंडल कहा जाता है। अब कौन कौन से वो ऐसे मंडल हैं, तो पहला मंडल है लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है स्थल, ठीक है, स्फीयर का मतलब होता है मंडल। और दूसरा है आपका जलमंडल, वायुमंडल, और तीसरा है आपका जैव मंडल। पहला मंडल है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, तो स्थल मंडल कहते हैं इसको। तो जो स्थल मंडल है वो भूमंडल का वह भाग है जो पृथ्वी के ऊपर क्या है, ठोस परत के रूप में पाया जाता है। और यह परत क्या होती है, अनेक प्रकार की जो सॉइल्स होती हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ होते हैं और रॉक्स होते हैं, उनसे मिलके बना होता है। इसके ऊपर समुद्री परिक्षेत्र और जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी आते हैं। यदि हम स्थल मंडल में टेक्निकल दृष्टि से देखें तो भूमि तल और समुद्र तल दोनों ही इसमें क्या है, शामिल हैं, किंतु सामान्यतः इसका प्रयोग केवल भूमतल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह भाग संपूर्ण पृथ्वी का केवल 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग जो है वो समुद्र से आच्छादित है, यानी कि 3/10 भाग जो है वो पृथ्वी का स्थल से कवर्ड है और बाकी का 7/10 जो है वो क्या है, समुद्र से कवर्ड है। तो जो आपका स्थल मंडल है वो महाद्वीपों के क्षेत्रों में सबसे अधिक मोटा है और इसकी ऊंचाई 10 से लेके 20 किलोमीटर तक हो सकती है। यह पृथ्वी के आयतन का 1% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.4% है। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का, वॉल्यूम का 1% और पृथ्वी के मास का 0.4% है। स्थल मंडल के भूमितल वाले भाग पर चट्टान युक्त भागों को छोड़कर शेष भाग में क्या है, बालू है या सॉइल है। लिथोस्फीयर पर जो बालू और सॉइल जैसे जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, प्राचीन चट्टानों से उत्पन्न हुए हैं। और जो अपने रॉक्स हैं उनकी डेराइवेशंस कैसा है, वो कैसे उत्पन्न हुए, तो जो रॉक्स की जो डेराइवेशंस है वो कैसा है, मूल रूप से पृथ्वी के आंतरिक भागों से फूट कर निकले हुए जो आपके मैग्मा होते हैं उनसे हुई है। जब वो आता ना, वोल्केनो आता, तो उसमें जो मैग्मा बाहर निकलते हैं, तो जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनसे रॉक्स का निर्माण होता है। चट्टानों से टूटकर छोटे छोटे टुकड़े होकर बालू बना है और यह प्रक्रिया भूविज्ञान में अपक्षयण कहलाती है।
ठीक है। चट्टानों के जो अपक्षेण की प्रक्रिया में कई कारक कार्य करते हैं, जिनमें जलवायु अत्यधिक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप देखिएगा कि जो आपका लिथोस्फीयर है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, सॉइल आती है, और जो आपकी ऊपर की लेयर्स होती हैं जिनको पपड़ी नुमा परत के रूप में जाना जाता है, वो पाई जाती हैं। इनमें आपके जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, बायोटिक हैं, और आपके ऑर्गेनिक्स हैं, वायु है और वाटर है, ये सब एडिड होते हैं। यह मंडल बहुत से पदार्थों का संग्रह केंद्र है और प्राणियों की जीवन की प्रक्रियाओं व अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि अधिकांशतः वह पदार्थ जो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं इसी लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। ये जो आपका स्फीयर है विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनका भंडार है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो ईंधन है जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, कोयला है, या आपकी जो नेचुरल गैसेस हैं उनके भी प्रमुख स्रोत हैं। तो आपका जो स्थल मंडल है, वायुमंडल और जल मंडल का संयुक्त रूप से पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह पौधों को जो लिथोस्फीयर है वो पौधों को जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रदान करता है, और ये पौधे प्राणियों के लिए मुख्य भोजन स्रोत का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपका जो लिथोस्फीयर है वो भूमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। ये विभिन्न भागों में विभाजित होता है, जिन्हें जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है, जिन पर महाद्वीप स्थित होते हैं। अब दूसरा हम आपको मंडल समझाने जा रहे हैं जो है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसमें जो आपके जो इतने स्फीयर्स हैं ये एक लेंथी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और शॉर्ट रूप में भी आ सकते हैं कि जलमंडल के बारे में समझाइए, ठीक है, या स्थल मंडल के बारे में बताइए। तब जो आपका सेकंड स्फीयर है वो है जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जो वर्ड होता है वो वाटर से कनेक्टेड होता है, तो उसको कहते हैं अपन जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। और ये जो भाग है वो स्थल मंडल के नीचे जल से भरा है, इसमें झील, महासागर आदि आते हैं। इस मंडल में लगभग इसका देखिए कितना इसमें पानी है, ठीक है, इसको बताया गया है, और जिनमें 97.3% जल क्या है, महासागरों का और अंतर्देशीय सागरों का पाया जाता है। इसमें से 2.7% जो वाटर है वो नदी, भूमिगत जल के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपकी हिमनद हैं और झीलों का है। तो हम आपको बता रहे थे हाइड्रोस्फीयर्स के बारे में। तो इसमें जैसे हमने आपको बताया कि झील और महासागर आते हैं, और इस मंडल में लगभग 1 अरब 46 करोड़ घन किलोमीटर पानी है, ठीक है। अब उसमें भी देखिए 97.3% है वो जल महासागरों का और अंतर्देशीय सागरों का है। शेष 2.7% जो वाटर है वो कहाँ का है, उसमें नदियों का पानी आता है, भूमिगत जो जल सोर्सेज हैं उनका, हिमनदों का और झीलों का पानी आता है। महासागर और जो मीठे जल का अनुपात है वो जलवायु की स्थिति के अनुसार हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब जलवायु की स्थिति कैसी होती है, शीत प्रकृति की होती है, तब काफ़ी मात्रा में समुद्र का जल जो हिमनद हैं और जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा शोषित हो जाता है, जिससे समुद्री जल की मात्रा कम होने के कारण मीठे जल की मात्रा बढ़ जाती है। जब जलवायु की प्रकृति कैसी होती है, गर्म होती है, तब क्या होता है, तब आपके जो हिमनद हैं और जो बर्फ़ के टोप्स हैं उनके पिघलने से मीठे जल की कमी हो जाती है, जिससे समुद्री जल का स्तर बढ़ जाता है। जो आपकी रिसर्चेस हैं उससे ये मालूम पड़ा है कि समुद्री जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कैसे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु के गर्म होने का ये परिणाम है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो टोटल जो भूतल क्षेत्रफल के 70.8% भाग में महासागर पाए जाते हैं, जिनमें से 144.4 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध है। तो सौरमंडल के तापमान से हम देखें तो महासागरों का जल गतिशील रहता है। जो सूर्य के तापमान के कारण जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के क्षेत्र में पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, जिससे कि जो जल स्तर है वो कुछ इंच तक ऊपर उठ जाता है। इक्वेटर के क्षेत्रों में पानी का यह अतिरिक्त
जो उठाव होता है या उफान होता है वो जल को नीचे की ओर, जो आपके नॉर्थर्न और जो आपके सदर्न जो ध्रुव हैं उनकी ओर बहने के लिए प्रेरित करता है। तो आपके जो इक्वेटर का जो गर्म पानी है वो उत्तर और दक्षिण की ओर बहता है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडा पानी गर्म जल के नीचे पहुंच जाता है, जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों तक फैल जाता है। और ये तो आप जानते ही हो कि ये बात कैसी है, सर्वविदित है कि पृथ्वी पूरब की ओर परिभ्रमण करती है, इसलिए समुद्र तल पश्चिम की ओर आने के लिए प्रेरित होता है, जिससे यह जल क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके इस प्रभाव को क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। और ये जो नाम पड़ा है वो फ्रांसीसी एक गणितज्ञ थे, कोरियोलिस उनके नाम पर दिया गया, जिन्होंने 100 वर्ष पहले उसकी खोज की थी। तो आपको जो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत महासागरीय क्षेत्र को 4 महासागरों में विभाजित किया जाता है। और देखिए वो 4 महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें से सबसे बड़ा और जो पुराना महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसका हम विस्तार बता दें आपको तो पृथ्वी का जो आपका एरिया है पृथ्वी के क्षेत्रफल के 35.25% भाग पर है और इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 16,880 किलोमीटर और सर्वाधिक जो गहराई है वो कितनी है, 11,516 मीटर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के 20.9% भाग को कवर की हुई है और इसकी गहराई कितनी है, 8,381 फीट है। हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है जो भारत में कन्याकुमारी से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कुल धरातल के क्षेत्र का 14.65% तक फैला हुआ है। इसकी जो गहराई, सर्वाधिक गहराई कितनी है, वो है 7,725 मीटर, प्लैनेट डीप है। आर्कटिक वास्तविक रूप से महासागर नहीं है, इसका विस्तार उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह शीतकाल में क्या होता है, पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और बर्फ और वर्ष के शेष समय में अपने ही क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। इसका क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जो इसे महासागर के रूप में प्रदर्शित करता है। महासागरों की कुल संख्या 4 है तथा सागरों की संख्या कैसी है, 7 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महासागर कितने हैं, 4 और ओशियंस कितने हैं, 7। अब हम आपको बताएंगे अगला मंडल जो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल भूमंडल का तीसरा मंडल है। ठीक है, पहला हमने आपको पढ़ाई दिया लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। यह जो मंडल है वो स्थल मंडल और जलमंडल के चारों ओर गैस जैसे पदार्थों का एक आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जो अन्य गैसेस हैं, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं और बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मिश्रित आवरण से जो स्थल मंडल और जलमंडल दोनों कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करता है। यह सूर्य के प्रकाश की तीव्रता और तापमान की तीक्ष्णता को भी कम करता है। इसमें पाई जाने वाली ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है, जिससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की रक्षा होती है। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी द्वारा पृथ्वी से क्या हुआ, बंधा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा जो है वायुमंडल को धारण नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशनल पावर है वो बहुत कम होती है। जो आपका एटमॉस्फेयर में उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस और जो वाटर वेपर्स पाई जाती हैं। पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और शेष में क्या है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और मीथेन गैसेस हैं। यदि निम्न वायुमंडल में हम देखें तो लगभग 12 किलोमीटर तक 0.01% से लेकर 1% तक की जो कंसंट्रेशन में क्या है कि आपकी वाटर वेपर्स उपस्थित हैं। वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स की मात्रा बहुत कम है, फिर भी इसकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जल की उपस्थिति के अभाव में पृथ्वी पर किसी मौसम का होना संभव नहीं है। जो आपका जलमंडल है
तो जलमंडल से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, एवोपरेशन के द्वारा जल वायुमंडल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और जो आपकी आइस है, ठीक है, बर्फ़ और वर्षा के रूप में वायुमंडल से वापस लौट जाता है। ये हमेशा चलने वाला क्या होता है, एक साइकिल होता है। अब हम देखेंगे कि जो बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है, वाटर वेपर से होता है, ठीक है, जिसका पृथ्वी से एवोपरेशन होता है। यह क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म आकृति की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो अत्यधिक हल्की होने के कारण वर्षा के रूप में नीचे नहीं गिर पाती। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल का जो अपना नेचर है, स्वरूप है, वो चेंज होता जाता है। और क्या होता है, जो उच्चता क्रम के अनुसार 4 प्रमुख मंडल हैं। तो बादलों का निर्माण उस जलवाष्प से होता है जिसका पृथ्वी से वाष्पीकरण होता है। यह जो होता है वो सूक्ष्मदर्शी आकृति की छोटी छोटी बूंद होती है, ठीक है, जो अत्यधिक हल्की होने के कारण वर्षा के रूप में नीचे नहीं गिर पाती। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल का जो रूप है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि उच्चता क्रम के अनुसार 4 प्रमुख प्रकार के क्या होते हैं, मंडल होते हैं। पहला है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आपका आयन मंडल, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि चौथा स्फीयर कौन सा है। तो ये है जैव मंडल। क्या है, जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है, जो आपका जो बायोस्फीयर है, क्या है, बायोस्फीयर। अभी आप पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर के बारे में, अब हम आपको चौथा मंडल बताएंगे, बायोस्फीयर। तो जो जैव मंडल है वो एक विकासात्मक प्रणाली है जिसे इकोसिस्टम व्यवस्था में अब आपका आता है बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। और ये कैसा मंडल है, ये एक विकासात्मक प्रणाली है जिसे इकोसिस्टम की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जो अपने एक ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड स्विस, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। यह मंडल जो है वो जीवन व्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है। और इस मंडल में जितने भी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीवों से लेकर मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और जितने भी हायर श्रेणी के पौधों की जातियां, मनुष्य सहित उच्च श्रेणी के जीवों के लिए प्रकाश, ताप, पानी, भोजन और उनकी इनहेबिटेट की व्यवस्था की जाती है। इस मंडल में बायोटिक और जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनका संतुलन और सुव्यवस्थित तंत्र के रूप में क्रियाशील रहता है। तो जैव मंडल में सभी प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव एक लय में इस प्रकार क्या होता है, वातावरण के साथ संबंधित होकर क्रियाशील रहते हैं कि पर्यावरण और इकोसिस्टम में एक साम्यावस्था स्थापित हो सके। इन सभी की इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सौरमंडल जो है वो जैव मंडल की प्रक्रियाओं को संचालित करने का मुख्य स्रोत है। और जो आपका बायोस्फीयर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा 99.88% इसी से प्राप्त होती है। ये सौर ऊर्जा का एक निश्चित प्रक्रियाओं द्वारा अणुओं में परिवर्तित हो जाती है और इसे क्या करते हैं, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। पौधों में होने वाली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बायोस्फीयर में होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस में से एक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और पौधों के अन्य जो पिगमेंट्स के द्वारा अवशोषित प्रकाश के इलेक्ट्रॉन्स में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे क्या होता है, मजबूत जो आपके ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, का निर्माण हो जाता है, जो अणु अन्य दूसरे अणुओं से इलेक्ट्रॉन को तुरंत अलग कर देते हैं और उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जो अणु अन्य दूसरे अणुओं को इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ये ऑक्सीकारक और अपचायक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में पौधों की सहायता करते हैं। पौधे जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट को बनाए रखते हैं जो ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें क्या होता है, एटीपी उल्लेखनीय है जो कि सभी जीवित कोशिकाओं के लिए आधारभूत ऊर्जा का काम करती है। यह ऊर्जा जो है आपकी वो फूड वेब में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होकर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करती है। जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारियों के द्वारा प्राप्त की गई इस ऊर्जा का प्रयोग जीवन प्रक्रिया के संचालन के लिए किया जाता है, ठीक है। जो वो अपनी ऊर्जा जो भी रिसीव करते हैं उससे अपनी वो दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी ऊर्जा व्यय नहीं की जाती वह मृत पदार्थों में स्टोर हो जाती है।
फिर जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मृत पदार्थों को तोड़ देते हैं और उससे ह्यूमस और क्या बनाते हैं, बाकी के जो आपके जैव अवसाद होते हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, उनका निर्माण करके जैव मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इस प्रकार जो आपका आधारभूत घटक मिट्टी में वापस आ जाते हैं। पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से फिर इन कंपोनेंट्स को अवशोषित करते हैं और ये चक्र बराबर चलता रहता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक। आज हमने सारे स्फीयर्स आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हम इन स्फीयर्स को आप एज ए लेक्चर हमसे एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि अपने नोट्स को कंपाइल करना है। ठीक है, नोट्स आप बनाते चलिए, उनकी स्टडी करते चलिए। जब आपको ओरल की ज़रूरत हो तब आप हमें सुन लीजिए और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। और आज इस बार हमें क्या करना है कि आपके हफ्ते के जो 6 डेज़ में पर डे आपको एक एनवायरनमेंट का लेक्चर देना है, जिससे आपका क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स जो हैं जो हम शुरुआत से ले रहे हैं वो आपके प्रॉपर कैसे तैयार होते चलेंगे। तो जो बीएलएड का 3rd ईयर का जो ये आपका सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, पेडागोगी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, इसका टेक्स्ट भी हमारे पास उपलब्ध है और आप देर ना करें तो जल्दी से अपना टेक्स्ट अपने पास मंगवा लें। उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर हमने इशू किया है 7055248478। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए उषा अग्रवाल को दीजिए विदा। नमस्कार।